हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक बढ़िया सा लेक्चर ऑप्टिक्स टर्म 2 का, मतलब आप लोग की एनसीईआरटी का पार्ट 2 ऑप्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल डिटेल से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और आगे तक इसको हम ले चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स बिना किसी देरी के। तो आइए समझते हैं ऑप्टिक्स है क्या। सबसे पहले जानते हैं ऑप्टिक्स है क्या, इसके टाइप्स कितने हैं या कितने ब्रांचेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इंतजार था इस टॉपिक का आप लोग को। तो ऑप्टिक्स क्या है पहले ये जानते हैं। ऑप्टिक्स बच्चों, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं लाइट का। आपने क्लास 10th में लाइट के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इस ब्रांच में हम लोग सिर्फ लाइट का स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो इसमें स्टडी करना है। तो ऑप्टिक्स का जब भी बात आती है तो स्टडी ऑफ लाइट होती है, इसका सेंस स्टडी ऑफ लाइट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो ऑप्टिक्स है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। पहले का नाम है बच्चों रे ऑप्टिक्स। क्या नाम है? रे ऑप्टिक्स। और दूसरे का नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए दो टाइप्स। अब रे ऑप्टिक्स को एक नाम से और जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड लेवल में। कुछ लोग उसे रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये भी नाम से बुलाते हैं। और इसे बुलाते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी। किस नाम से? फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिकल ऑप्टिक्स है या ज्योमेट्रिकल, मतलब इसमें ज्योमेट्री टाइप का कुछ खेल होता है थोड़ा बहुत, इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो यही है ऑप्टिक्स के दो ब्रांच, दो पार्ट। इन सब में हमको लाइट की स्टडी पढ़नी है। अच्छा, रे ऑप्टिक्स कब पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे लाइट है क्या। तो बच्चों, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक्चुअल में लाइट बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें एक विजुअल रीजन होता है, विजुअल रीजन, एक अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है और एक होता है इंफ्रारेड रीजन। तो इसमें जो विजुअल रीजन होता है वही लाइट हमको दिखाई पड़ती है और उसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं एक्चुअल में इस ऑप्टिक्स में, जिसकी वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है ये विजुअल रीजन। ठीक है, इसी को हम लोग कंबाइंड नेम व्हाइट लाइट कहते हैं, जिसमें 7 कलर्स आते हैं वीबग्योर। तो वो सब डिस्कस करना है। तो हम रे ऑप्टिक्स कब स्टडी करेंगे? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसी वेव का स्टडी हम करेंगे एज अ रे। रे क्या है? तो रे का मतलब होता है पाथ ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रे। ठीक है, और जब कई रे से, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, कई पाथ हो गए वेव्स के, तो इसे हम लोग कहते हैं बीम ऑफ रे। क्या कहते हैं? बीम ऑफ रे। सिंगल पाथ है
कोई वेव का, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रे। और जब कई पाथ है, कई वेव्स है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रे का बीम। बीम ऑफ रे मतलब झुंड, कई रेस का बीम, मतलब कई रे है उसका एक झुंड पूरा जा रहा है, उसे बीम कहते हैं, बीम ऑफ रे। ठीक है, बीम ऑफ रेस कह सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसके जो पाथ है उसको ट्रेस करते हुए, मतलब एक ज्योमेट्री बनाते हुए हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और इसका स्टडी हम लोग करते हैं, अगर एक्चुअल देखें तो जो वेवलेंथ रेंज होती है, वेवलेंथ किसी भी लाइट वेव की, उस वेवलेंथ से जो हम स्टडी करेंगे, जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसका वेवलेंथ की साइज, जो वेवलेंथ होगी और उस ऑब्जेक्ट की साइज काफी ग्रेटर होता है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जो कंपेरेबल हो, किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस या ऑब्जेक्ट जो भी हो, कुछ भी आप समझ सकते हैं, उससे कंपेरेबल हो वेवलेंथ के। ठीक है, कम, जैसे कि अपर्चर, होल्स, पिन से होल कर दिया, उसकी साइज, ये सब वेवलेंथ के रेंज के आसपास होती है, थोड़े से ज्यादा भी अगर होगी तो नो प्रॉब्लम। यहां साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि मिरर हो गया, लेंस हो गया, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, इन सब से अगर हम रिलेट करते हैं लाइट को और उसके साथ स्टडी करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे रे ऑप्टिक्स है ये। तो यही है रे ऑप्टिक्स और यही है वेव ऑप्टिक्स। इसी का हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या है, रे ऑप्टिक्स। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसे इरेज करते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है आप सब समझ गए होंगे, और हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। और सब में हमको क्या पढ़ना है, इन सब में, चाहे रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स, इसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों फिनोमेना इसमें ही पढ़ना है। लेकिन कुछ फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ना है, लाइक कह सकते हो कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सब जो है फिनोमेना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है हमको वेव ऑप्टिक्स में। तो तैयार हो जाइए। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेव। तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। है एनर्जी, नो प्रॉब्लम, एनर्जी है, बट एक्चुअल में जो इसकी मीनिंग है, लाइट क्या है, एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी का रिफ्लेक्शन और इसी का रिफ्रैक्शन चेक करेंगे और इसके लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? वेरी सिंपल है, क्लास 10th में पढ़ा है। सिंपल सा डिफिनेशन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम से लाइट अगर बाउंस्ड बैक होती है तो उसी हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉल है और जैसे बॉल है और इसको हमने फेंका ऐसे, तो ये टकराया और वापस आया, तो बॉल टकरा करके वापस आ जाती है। और बॉल थोड़ा क्रॉस फेंकी ऐसे तो टकरा करके फिर कहीं दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। नॉर्मली फेंकते हैं तो वापस आती है, जस्ट बैक। तो आप ये कह सकते हो ये बाउंस बैक हुआ है। क्या हुआ है, बाउंस्ड बैक। ऐसे ही लाइट वेव है, और वेव जब टकराता है किसी मीडियम से और टकरा के उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए, बाउंस्ड बैक कर जाए, यू कैन सी दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि हम इसके लिए यूज क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम लोग लेते हैं मिरर।
प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर से देखेंगे। ये आपका प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? प्लेन मिरर। मान लो कोई एक वेव आई ऐसे कोलाइड की यहाँ पे, ठीक है, टकरा गई। तो यहाँ पे टकराने पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम इसे ओ मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जैसे टकराई, इधर क्या है, चारों तरफ एयर है, यहाँ भी एयर, इधर भी एयर, सब जगह एयर है। और ये क्या है? सेकेंड मीडियम है, ठीक है। आप लाइक से ग्लास है, मिरर है, तो इसे डेंसर कह सकती हो। तो जैसे ही आई टकराई और ये वेव टकराने के बाद जो है बाउंस्ड बैक कर जाएगा। मान लो इस डायरेक्शन में चला गया, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया, मतलब एयर से आया और एयर में ही रिटर्न चला गया, एयर से आया और एयर में ही चला गया। आप कह सकती हो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही है रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब यहां से क्या कर सकती हो आप, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर है, बिल्कुल ये प्लेन है। यहां से कोई आपसे पूछे 90 डिग्री पे कोई लाइन खींचना है, 90 डिग्री बनाते हुए, तो आप बिल्कुल सीधे एक 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल ऐसे, है ना। 90 डिग्री पर ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इस लाइन को आप क्या समझ सकते हो, एक नॉर्मल है। ये वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो अगर ये हम इसको क्या समझे, नॉर्मल कहेंगे, इसको नॉर्मल कह लीजिए। तो इस आने वाली जो वेव है या लाइट रे, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और यहां पे बाउंस्ड बैक हुआ है, तो फेनोमेना क्या है, रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर। यही है रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके हो गए क्या, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से। अब जरा देखते हैं बच्चों, स्फेरिकल मिरर से कैसे हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर में बच्चों दो तरह से होता है। स्फेरिकल मिरर दो होता है, एक होता है जो बाहर से पॉलिश किया रहता है उठे हुए सरफेस से, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव। और जो अंदर से पॉलिशिंग किया रहता है सिल्वर से, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इससे भी आप लोग क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन देख सकते हो। कैसे देखोगे, इसका बच्चों एक अपना क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, जिसे हम लोग पोल कहते हैं। अगर इसे कंप्लीट एक स्फीयर बनाया जाए तो एक सेंटर मिलेगा, और उस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और सी से पी को जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी अपना एक मिड पॉइंट होता है। इसे भी कंप्लीट स्फीयर बनाया जाए तो एक सेंटर मिलेगा, और इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस और सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजनरी लाइन होती है, सच में लाइन नहीं बनी होती, एक इमेजनरी लाइन है। तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इससे अगर रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है, तो जैसे इसका तो नॉर्मल आपने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया है। अगर इससे कहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, कहीं पर भी किसी भी सरफेस से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स या स्फेरिकल टाइप का कुछ भी सरफेस होगा, उसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या जो हम इमेजिन करते हैं एक स्फीयर या सर्कल, उसका जो सेंटर होता है वहां से नॉर्मल पास करता है ऑलवेज। इस बात को याद रखना। तो जैसे यहां से अगर रिफ्लेक्शन हमको दिखाना है, तो एक सबसे पहले हम डालते हैं क्या, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये ऑलवेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से कट करके जाती है,
और जहां कट करती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और यहां पे टकराई है इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो यहां से जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ध्यान सुनना, यहां से जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा ऐसे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हमारा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे यहां हम जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा। इसको जब पीछे खींचेंगे तो ये भी फोकस पे क्या करता है, अपीयर टू मीट करता है। इसमें भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो भी कहां से जाएगा नॉर्मल, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहते हैं। ठीक है, तो यह है रिफ्लेक्शन की कहानी। तो ऐसा रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल से, और यह है आपका प्लेन मिरर से। एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस? तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये होता है, जैसे ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर्स में सीधा ऐसे टकराए आकर के, तो जब टकराएगा तो टकराने के बाद सीधा वापस चलेगा, जस्ट बाउंस्ड बैक करेगा, तो कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहां तक आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए, इसके आगे हम अभी डिस्कस करते हैं इरेज करने के बाद। तो बच्चों ये मैंने इरेज कर दिया है। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा इसके आगे रिफ्लेक्शन में कुछ और तरीके से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, तो नजर जमाए रखिए बच्चों। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और कॉनकेव मिरर में ये है आपका मिड पॉइंट पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बच्चों ये है प्रिंसिपल एक्सिस। आपने पैरेलल देखा कि पैरेलल जो लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, या कॉन्वेक्स के केस में अपीयर टू मीट करती है। सेकंड, और किस तरह से आप दिखा सकते हो, आप ये दिखा सकते हो जब यहाँ फोकस से अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंस कराएं, यहाँ फोकस से ऐसे फोकस से होकर जाए, तो ये क्या होगा, जो फोकस से होकर जा रही है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी ऐसे। ठीक है ना, ये फोकस से जाने से क्या होता है, पैरेलल हो जाती है। भाई जब पैरेलल आई थी तो फोकस से चली गई, अब जब फोकस से भेज रहे हैं तो पैरेलल चली जा रही है इसकी। ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्स में देखिए, ये है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल पोल है, और यहां पे आपका है सी। अब यहां पे क्या होगा, आप लाइट रे को कुछ इस तरह से इंसिडेंट कराइए कि अपीयर टू मीट करे प्रिंसिपल फोकस पे। मान लो फोकस यहां पे है और इस पे क्या कर रही है, अपीयर टू मीट कर रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे निकल जाएगी। अगर यहां से जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन कराने का तरीका है। तीसरा क्या है, ये आपका मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये है आपका पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप लाइट रे कहाँ डालिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर डालिए ऐसे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने बताया है हमेशा नॉर्मल ड्रॉ होता है, नॉर्मल पास करता है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने लाइट को इंसिडेंस कराया तो नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में आपने प्लेन में देखा है कि जैसे टकराई वैसे वापस रिवर्स जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, और जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ये जैसे आई है वैसे ही रिटर्न हो जाएगी। इस बात को याद रखना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करके जा रही लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन विदाउट एनी डेविएशन, ये उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में देख लीजिए, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये आपका पोल है, यहाँ पर आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ ठीक है। आपने लाइट को कुछ इस तरह से इंसिडेंट कराया, कुछ इस तरह से इंसिडेंट कराया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो आगे हम पाथ ट्रेस करें तो ये लगता है कि ये सी से अपीयर टू मीट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सी की ओर जा रही है ये लाइट रे, ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि सी की ओर जा रही है। तो ये जैसे टकराएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ये एक नॉर्मल इंसिडेंस है। तो जब जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा वो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखिएगा। एक हो गया। अब एक लास्ट रिफ्लेक्शन देख लीजिए। जैसे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर आपने ऐसे इंसिडेंट कराया लाइट को इस तरह से कुछ क्रॉस करके, ठीक है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगी। और ऐसे आपने रिफ्लेक्ट इंसिडेंट कराया तो टकराने के बाद जस्ट वापस ऐसे हो जाएगी। तो ये है रिफ्लेक्शन। तरह तरह से रिफ्लेक्शन आप लोग सीख लीजिए कि रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है। तो प्लेन मिरर से होता है और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये सब रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन के जितने भी लॉ हैं वो रिफ्लेक्शन के केस में फॉलो होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग 10th क्लास में 2 लॉज पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को 4 लॉज बताऊंगा। और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन के कारण जो डेविएशन होता है, डेविएशन मतलब उसका डाइवर्टेड होना, डाइवर्जन लाइट रेज का, वो कितना होगा वो चेक करेंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं और आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हो। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द सेकेंड मीडियम। किसी सेकेंड मीडियम से जो बाउंसिंग बैक होती है लाइट की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या है, एक वेव है ना, वेव। और वेव क्या है, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डाली हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कितने लॉज हैं, 4 लॉज। पहला जो लॉ है वो कहता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सभी किस में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपका एक मिरर है, ठीक है, मिरर। लाइट रे ऐसे आई, टकराई और ये ऐसे चली गई। आपने यहां से क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो जरा ये बताइए कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, सबको लग रहा है ना। ऐसे लाइट इंसिडेंट आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इसमें आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये सभी सेम प्लेन में है। तो प्लेन का मतलब क्या है, ये जहां पे तीनों पे मीट कर रहे हैं यही प्लेन है? नहीं, ये प्लेन नहीं है। आप लोग ये देख रहे होंगे ये तीनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पे तीनों मीट कर रहे हैं, तीनों यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि सब सेम प्लेन में है। ये प्लेन का मतलब नहीं है। प्लेन का मतलब ये है कि ये अगर यहाँ एक हम पर्दा डाल दें, ऐसे स्क्रीन डाल दें यहाँ पे, तो इस स्क्रीन में तीनों आ रहे हैं। मतलब ये व्हाइट बोर्ड समझिए एक प्लेन है, तो इसी प्लेन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों एक ही प्लेन में है। मतलब कुछ इस तरह का हमारा प्लेन है, ये है प्लेन, हम एज्यूम कर लें तो इसी प्लेन में क्या है, ये तीनों हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन में इंसिडेंट रे,
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों इसी प्लेन में हैं। यही है प्लेन का मतलब, ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R किसके लिए? रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के लिए। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां एंगल I इज इक्वल टू एंगल R वैलिड है, ठीक है ना। एंगल I और एंगल R क्या है? वैलिड है। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहां रिफ्लेक्शन होगा वहीं पे अप्लाई करना। रिफ्रैक्शन के केस में अप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये है रिफ्लेक्शन के लिए, चाहे वो प्लेन मिरर से हो और चाहे स्फेरिकल के लिए हो। अगर आप स्फेरिकल बनाते हो, मान लो कॉनकेव है, आपने क्या किया, एक ऐसे लाइट रे इंसिडेंस करा दिया और ये ऐसे निकल आया, तो यहाँ C है इसका, तो यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो ये I और ये R ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ भी आप एक प्लेन समझ सकते हो, यहाँ पे फोकल प्लेन अगर हम समझें तो एक प्लेन में है ये सभी। किस में है ये? एक प्लेन में है ये तीनों भी किस में है? एक प्लेन में है, ठीक है ना। और ये सभी दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये तो बेसिक लॉ हो गया। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि इसमें तीन चीजें अनचेंज रहती हैं रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में। इन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी, क्या क्या? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ये क्या रहती है? रिमेंस अनचेंज्ड, बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज कर जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। याद रखना बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है तो इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। और फोर्थ नंबर जो है आपका क्या है फिनोमेना? कि इसमें जब लाइट रे या लाइट वेव किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो फेज में जो चेंजेस आता है, किसमें? फेज में, वो पाई से चेंज होता है। फेज पाई एंगल से चेंज होता है। कितने एंगल से? पाई एंगल से। ये आप लोग फेज में लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, फेज क्या होता है। फेज का मतलब ये अपने पाथ से कितना डाइवर्ट हो गया। जो इसका ओरिजिनल पाथ था, ये पाथ है इसका, और ये है नॉर्मल से एंगल है इंसिडेंस, ये कितना चेंज हुआ है, डाइवर्ट हुआ है। तो वही इसका हम दिखाते हैं कितना चेंज होता है। ऑलवेज पाई एंगल से चेंज होता है, यही है मतलब डाइवर्जन कितना हुआ है। तो किससे चेंज निकालेंगे? और जब भी निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है और ये एंगल पूरा कितना बनाती है? 180 पाई। तो इसीलिए इसको पाई एंगल बताया जाता है कि फेज में पाई एंगल से ये चेंज होता है। फेज में, फेज मतलब इसका जो भी फेज रहा होगा इनिशियली। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 4 टाइप्स के। वीडियो को स्टॉप करके नोट करें बेटा। नोट कर लिया, इरेज करते हैं इसको हम। और एक लास्ट है डेविएशन के बारे में। और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R। तो ये आप समझ गए हैं, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए याद रखिएगा हमेशा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बच्चों एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। अब कभी कभी बच्चों, जैसे कि मान लो ये प्लेन मिरर है, जो भी हमने 4th नंबर बताया सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन हमको निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है? डेविएशन मतलब होता है कितना वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो गया। जैसे ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे निकल गई, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है।
इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन ये कितना घूम गई, ये इतना एंगल जो है बनाते हुए घूम गई है। ठीक है, तो ये एंगल अगर आई है और ये एंगल आर है, तो आपने देखा कि आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये एंगल कितना होगा, अगर हम इसको बात करें, ये टोटल 180 है, ये पूरा कितना है 180 है, तो एंगल ऑफ डिवीजन को हम लोग डेल्टा कह दें, डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये पूरा 180 है और ये कितना है आई प्लस आई, मतलब दोनों आपस में इक्वल है, आई प्लस आई, क्योंकि आई ये आर के इक्वल है, तो आई प्लस आई कर देंगे तो 2i हो जाएगा, और पूरा 180 है तो ये कितना डाइवर्ट हुआ है 180 माइनस 2i। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है आपको i, तो अब कितना डेविएशन होगा ये बता सकते हो, कितना एंगल डेविएशन हुआ। और कभी कभी डबल रिफ्लेक्शन हो जाता है, डबल रिफ्लेक्शन, तो डबल रिफ्लेक्शन के केस में मान लो कि ये हमारा एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है M1, और एक दूसरा मिरर हमारा है मिरर M2, और दोनों इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पे। एक मिरर M1 और दूसरा मिरर M2, दोनों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। जब थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लो कोई लाइट ऐसे आई, इंसिडेंस करी ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट ऐसे गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हुई, इतना डाइवर्ट हो गई, ये है। और ये हम डेल्टा निकालते हैं कैसे, तो इसमें भी डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। इस फार्मूले का यूज करके आप बता सकते हो कितना एंगल डेविएशन होगा, जो इंसिडेंट की है लाइट रे, कितना डेविएशन होगा, कितना डाइवर्ट होगा, कितने एंगल आप बता सकते हो। लेकिन आपको दोनों मिरर्स का बीच का जो एंगल है, आज दोनों जो एंगल पे इंक्लाइंड हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो यही है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लेकर मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसका फिर हम लेकर आएंगे कि स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।